आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं जो अलग अलग तरीकों के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं और वो हमारे कैसे काम में आते हैं। पहले हम पढ़ने वाले हैं कितने तरह के बैक्टीरिया होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया 3 तरह के होते हैं ज्यादातर। एक है एरोबिक बैक्टीरिया, यहाँ पर लिखा है एरोबिक बैक्टीरिया, और इसका डेफिनेशन क्या है। Aerobic bacteria are most commonly used in aerated or environments in modern treatment plants। यानी कि इससे पहले जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं, वहां पर एरेटेड एनवायरमेंट्स यानी कि एयर, हवा मौजूद रहने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं इन ट्रीटमेंट प्लांट्स पर, वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया हमें मिलते हैं। These bacteria degrade the contaminants in the wastewater using free oxygen in the water। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया पानी में मौजूद जो ऑक्सीजन होते हैं उसके जरिए, उसकी मदद से जो कॉन्टामिनेंट्स होते हैं इस पानी में, उसको ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन टर्न इनटू द एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। उसके बाद इस एनर्जी को यूज करते हैं किस काम के लिए? टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, यानी कि बढ़ने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। बच्चों, हमें याद रखना है कि एरोबिक बैक्टीरिया हमेशा सिर्फ और सिर्फ हवा मौजूद रहने पर ही मिलते हैं, यानी कि ये सारे बैक्टीरिया ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, यानी कि ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं एनएरेटेड बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो हवा के बगैर भी जी सकते हैं। देखो बच्चों, यहां पर लिखा है एनारोबिक बैक्टीरिया, और ये एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया होते हैं विच डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, यानी कि देखो लिखा है बैक्टीरिया दैट आर केपेबल ऑफ लिविंग इन द एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर भी ये जी सकते हैं। In general, these bacteria do not require oxygen for their growth and metabolism, यानी कि रहने के लिए और इनके मेटाबोलाइज करने के लिए, यानी कि इनके काम करने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता नहीं है। Although some of them are capable of using oxygen, लेकिन अगर ऑक्सीजन रहता है तो ये लोग काम कर सकते हैं। यानी कि एनारोबिक बैक्टीरिया का होने के लिए ऑक्सीजन होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और ज्यादातर ये बैक्टीरिया उन स्टेजेस में हमें मिलते हैं जहां पर ऑक्सीजन मिलते नहीं है, जहां पर एयर खुले में मिलता नहीं है। स्वेज ट्रीटमेंट का उन जगहों पर हमें एनारोबिक बैक्टीरिया मिलता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, उसके आगे हमें मिलेगा फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। ये फैकल्टेटिव बैक्टीरिया क्या है? इन सीवेज ट्रीटमेंट फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव microorganisms are bacteria that can switch between aerobic and anaerobic states। यानी कि ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एरोबिक भी हो सकते हैं और जब जरूरत पड़े तो ये एनाएरोबिक की तरह भी काम करते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर सराउंडिंग्स। इनके सराउंडिंग्स के ऊपर ये निर्भर करते हैं कि ये कैसे काम करेंगे। अगर इनके सराउंडिंग्स एरोबिक होंगे तो ये एरोबिक बैक्टीरिया की तरह काम करेंगे, और अगर इनके सराउंडिंग्स एनाएरोबिक होंगे तो ये एनाएरोबिक की तरह ही काम करेंगे। These bacteria like to reside in an aerobic environment। अगर इन्हें पसंद करने वाला कुछ मिले तो ये एरोबिक एनवायरनमेंट को ज्यादा पसंद करते हैं रहने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे जाएंगे, हम देखेंगे माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं बायोगैस क्या चीज है, उसके प्रोडक्शन कैसे होता है और माइक्रोब्स उस प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं, हम अब वो देखेंगे। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिजम्स। बायोगैस एक ऐसा गैसेस का मिश्रण है, ऐसा गैसेस का मिक्सचर है
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए हम लोग पाते हैं। इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि ये सोर्स नया सोर्स ऑफ एनर्जी है जो खत्म नहीं हो जाएगा कभी भी। ठीक है। अब मीथेन इज द प्रीडोमिनेंट गैस इन द बायोगैस मिक्सचर। ये जो बायोगैस होते हैं, जो दूसरे डिफरेंट अलग अलग तरह के गैसेस का मिक्सचर होते हैं, वहां पर मीथेन सबसे ज्यादा क्वांटिटीज में हमें मिलता है, सबसे ज्यादा परिमाण में हमें मीथेन मिलता है इस बायोगैस में। तो इसीलिए प्रीडोमिनेंट यानी कि सबसे ज्यादा मिलने वाला गैस एक बायोगैस मिक्सचर में क्या होता है, मीथेन गैस। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। Certain bacteria grow under anaerobic conditions and produce large amount of methane along with carbon dioxide and hydrogen. कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एनियरोबिक कंडीशन में बढ़ते हैं और क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट्स ऑफ मीथेन along with कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन के साथ क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, एंड हाइड्रोजन। तो क्या प्रोड्यूस करते हैं ये एनियरोबिक कुछ बैक्टीरिया ऐसे कंडीशंस में मिलते हैं जो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं कुछ गैसेस, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। The bacteria which produce the gaseous mixture are collectively known as methanogens. जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि इस गैस के अंदर सबसे ज्यादा मीथेन गैस मौजूद रहता है, तो इसीलिए जो बैक्टीरिया ये मिक्सचर प्रोड्यूस करता है, इस गैसेस का मिक्सचर प्रोड्यूस करता है, उनको कलेक्टिवली, उनको एक साथ क्या कहा जाता है, उनको एक साथ मिथेनोजेंस कहा जाता है। ऐसा बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं एनारोबिक कंडीशंस के टाइम पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथेनोजेंस कहते हैं। या मिथेनोजन का दूसरा नाम है मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है। इस मिथेनोजन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मिथेनोबैक्टीरियम इज वन सच मिथेनोजन। इस मिथेनोजन का एक एग्जाम्पल होगा मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है बच्चों, ये अच्छी तरीके से याद रखना है, एक एग्जाम्पल अच्छी तरीके से हम लोग को याद करना होगा। अब राइट साइड में हम लोग क्या देख सकते हैं, यहां पर हम लोग देख सकते हैं एक बायोगैस प्लांट, यानी एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा प्लांट जहां पर बायोगैस प्रोडक्शन होता है। इसके जनरली तीन हम लोग हिस्सा करते हैं, तीन पार्ट हम लोग अलग अलग से पढ़ते हैं। यहाँ क्या पढ़ते हैं, पहला पार्ट है मिक्सिंग टैंक, ये पार्ट। सेकेंड पार्ट है गैस स्टोरेज टैंक, ये वाला पार्ट। और तीसरा क्या है, ये है ओवरफ्लो टैंक। तो पहला हम लोग बात करेंगे इसका, मिक्सिंग टैंक। ये मिक्सिंग टैंक क्या होता है, एक मिक्सिंग टैंक ये ऐसा एक गड्ढा जैसा होता है जहां पर हम लोग क्या डालते हैं, ऑर्गेनिकली डिकम्पोजेबल मटेरियल डालते हैं, जैसे कि मानो काउ डंग हो सकता है, या फिर किचन से निकला हुआ जो वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं वो हो सकते हैं, जो फेंके हुए खाने हो सकते हैं वो भी रह सकते हैं इसके अंदर, या फिर पत्ते हो सकते हैं, झरे हुए पत्ते हो सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी जो ऑर्गेनिकली डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि जो डिकम्पोज करके मिट्टी के साथ मिल सकता है, वो सारा चीज हम लोग ये मिक्सिंग टैंक में डाल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर इस मिक्सिंग टैंक में 90% जो डाला जाता है वो होता है एनिमल डंग, यानी कि काउ डंग, और दूसरे जो कैटल होते हैं जैसे गोट, जैसे शीप, उनके डंग भी इस मिक्सिंग टैंक में डाला जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस मिक्सिंग टैंक से वो जो मिक्सचर रहता है वो कहाँ जाता है, ये जो इनलेट पाइप है इसके जरिए वो चला जाता है इस गैस स्टोरेज टैंक के एकदम निचले हिस्से में। देखो लिखा है इनलेट टैंक और डाइजेशन टैंक। यहां पर आने के बाद यहाँ पर ये एनारोबिक बैक्टीरिया इसके ऊपर काम करते हैं, यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं इस मिक्सचर के ऊपर, और क्या करते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। और गैस जैसे हल्का होता है वो क्या होता है, वो ऊपर जाता है,
ऊपर जाने की वजह से क्या होता है, ये जो डोम स्ट्रक्चर देख रहे हो, ऐसे एक गोल जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके अंदर यहाँ पर वो गैस स्टोर होने लगता है। ऊपर से एक पाइपलाइन रहता है और ये स्टोर्ड गैस इस पाइपलाइन के जरिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अब तीसरा जो पोर्शन है वो है ये पोर्शन, जो है आउटलेट टैंक, जो है ओवरफ्लो टैंक। क्या होता है बच्चों, ये जो गैस स्टोरेज टैंक है उसके नीचे डाइजेशन टैंक में बहुत सा एटलीस्ट 90% ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं एनाएरोबिक बैक्टीरिया, और हमें मिलता है गैसेस, बायोगैस मिलता है, जहां पर एक मिक्सचर रहता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एटसेट्रा, ये सारे गैसेस के हमें मिक्सचर मिलते हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऑर्गेनिक मैटर बच जाते हैं, जो रह जाता है उसका क्या होता है, वो इस आउटलेट पाइप के जरिए, ये जो आउटलेट पाइप है इसके जरिए चला जाता है इस ओवरफ्लो टैंक में। और ये ओवरफ्लो टैंक में जाने के बाद क्या होता है, ये ओवरफ्लो टैंक में जाने के बाद ये होता है कि यहाँ पर जो मिलता है हमें आउटपुट, वो फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लिया जाता है, क्योंकि तब भी वो बहुत रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रोब्स का एनाएरोबिक कंडीशन में उसको ब्रेक डाउन करने के बाद भी बहुत सा न्यूट्रिएंट्स वहां पर बचे रहते हैं, तो उसको दूसरे पौधों के लिए फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे मिथानोबैक्टीरियम के बारे में। बच्चों हम लोग पहले ही पढ़े हैं, जो मिथानोजेंस हैं वो कौन सा बैक्टीरिया है, जो ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन करके मीथेन प्रोड्यूस करता है, ज्यादातर बायोगैस के प्रोडक्शन के टाइम। मिथानोबैक्टीरियम एक ऐसा एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, मिथानोबैक्टीरियम इज अ मिथानोजन। मिथानोजन ऐसे सारे बैक्टीरिया के नाम है मिथानोजन, और उनमें से एक बैक्टीरिया पर्टिकुलर है मिथानोबैक्टीरियम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिथानोबैक्टीरियम इज प्रेजेंट इनसाइड द rumen ऑफ द कैटल एंड द स्लज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। देखो क्या कहा जा रहा है, मिथानोबैक्टीरियम कहाँ मिलता है। मिथानोबैक्टीरियम हम लोगों को मिथानोबैक्टीरियम मिलता है rumen ऑफ द कैटल, यानी कि कैटल जो होते हैं उनके जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उसके अंदर मिथानोबैक्टीरियम रहते हैं। और कहाँ रहते हैं, और रहते हैं एंड द स्लज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट के समय हम लोग पहले ही पढ़े हैं स्लज प्रोड्यूस होता है, जो स्लज प्रोड्यूस होता है मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोबैक्टीरियम उस स्लज में भी रहते हैं। और कहाँ रहता है, rumen ऑफ द कैटल, यानी कि इंटेस्टाइन ऑफ द कैटल, जो गाय होते हैं, जो भैंस होते हैं, जो गोट्स होते हैं, उन सभी के इंटेस्टाइन्स में मिथानोबैक्टीरियम रहता है। ठीक है बच्चों, अब देखो ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, द मिथानोबैक्टीरियम प्रेजेंट इन द फूड ऑफ द कैटल डाइजेस्ट द सेल्यूलोज प्रेजेंट। यानी कि कैटल का हम लोग पढ़े हैं rumen, rumen का मतलब होता है इंटेस्टाइन। कैटल का इंटेस्टाइन में रहने वाला ये मिथानोबैक्टीरियम क्या करता है, कैटल जो खाता है, कैटल क्या खाता है, कैटल ज्यादातर घास खाता है, पत्ता खाता है, तो उसमें क्या रहता है, हम लोग को पता है घास और पत्तों में ज्यादातर सेल्यूलोज रहता है ना, सेल्यूलोज मौजूद रहता है घास पत्तों में। तो ये मिथानोबैक्टीरियम क्या करता है, ये मिथानोबैक्टीरियम इस सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करता है, इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में कैटल का मदद करता है। ठीक है, देखो the dung then produced by the cattle contains these methanogen which can be used for the production of biogas also known as gobar gas। ये जो डंग होता है, इस पत्तों खाने के बाद उसके कैटल के इंटेस्टाइन में रहने वाले ये मिथानोजन उसके गोबर के साथ, उसके डंग के साथ बाहर आ जाता है, उसके गोबर में मिक्स रहता है ये मिथानोबैक्टीरियम, ये मिथानोजेंस। और क्या करता है ये मिथानोजेंस, जो बायोगैस प्लांट है उसमें गाय का गोबर डालने के बाद वो क्या करता है, वो एनारोबिकली उसको ब्रेक डाउन करता है ताकि बायोगैस प्रोडक्शन हो सके। देखो बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन द बायोगैस प्लांट, और ये होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, ये बायोगैस को अलग अलग तरीके से हम लोग यूज करते हैं।
और इस बायोगैस को अगर कैटल का डंग यूज किया जाता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इस बायोगैस को हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेंगे हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं। बैक्टीरिया तीन तरह के होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, एनारोबिक बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है, और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन रहने पर ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है और ऑक्सीजन नहीं रहने पर एनारोबिक बैक्टीरिया की तरह रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखे हैं बायोगैस किसे कहते हैं। बायोगैस एक ऐसा गैसेस का मिक्सचर होता है जो हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ब्रेकडाउन करने से मिलता है। ये ब्रेकडाउन कौन करता है, ये ब्रेकडाउन करता है एनारोबिक बैक्टीरिया। और ब्रेकडाउन करने के बाद क्या मिलता है, ब्रेकडाउन करने के बाद हमें एक मिक्सचर ऑफ गैसेस मिलता है जिसमें ज्यादातर मीथेन रहता है और रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और रहता है हाइड्रोजन। उसके बाद हम देखे हैं बायोगैस प्लांट, जहां पर क्या होता है, जहां पर डंग ऑफ द कैटल को यूज करके हम लोग क्या मिलते हैं, वहां पर हम लोग को बायोगैस मिलता है जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से काम में लगाते हैं। ठीक है, हम लोगों को इतना तक दिखने को मिला है। अब हम लोग आगे देखेंगे, देखो लिखा है कैटल डंग इज अवेलेबल इन द रूरल एरिया इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। जैसे हम लोग को पता है कि गांव में गोबर जो होता है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में मिलता है, क्योंकि गांव में गाय रहते हैं, भैंस रहते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मिलते हैं हम लोग को गांव में। Therefore, we can find biogas plants more often in rural areas. इसीलिए रूरल जो एरिया होता है, इसीलिए जो गांव के एरिया होता है वहां पर बायोगैस प्लांट्स बनाना सबसे आसान होता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहां पर इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छा होता है ये बायोगैस प्लांट्स। ठीक है, बायोगैस कैन बी यूज्ड फॉर लाइटनिंग एंड कुकिंग पर्पसेस। ये बायोगैस किस काम में लग सकता है, लाइटिंग के लिए, यानी कि घर में रोशनी करने के लिए, लाइट जलाने के लिए, और किस काम के लिए, और कुकिंग के लिए। ठीक है, देखो द कन्वर्जन ऑफ वेस्ट इनटू एनर्जी टेक्स प्लेस इन अ बायोगैस प्लांट। जैसे मैंने पहले ही कहा, ये जो कन्वर्जन होता है गोबर कैटल डंग को जब हम लोग एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, वो कहां पर होता है, वो एक बायोगैस प्लांट में होता है बाय एक्टिविटी ऑफ सर्टेन माइक्रोब्स। सर्टेन माइक्रोब्स, कुछ स्पेशल माइक्रोब्स के कारण वो वेस्ट जो होता है, वो जो कैटल डंग रहता है, जो गोबर रहता है, वो एनर्जी मिलता है हम लोग को, वहां से क्या मिलता है हम लोग को, बायोगैस मिलता है। ठीक है, देखो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अपार्ट फ्रॉम बायोगैस प्लांट्स, बायोगैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द लैंडफिल्स। बच्चों पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लैंडफिल्स क्या चीज है। ठीक है, जहां पर हम लोगों को ना चाहने वाले चीजें फेंक देते हैं, जहां पर ऐसे चीजें हम लोग ऑर्गेनिक जो डिकम्पोज हो जाते हैं, ऐसे चीजें जहां पर हम लोग डाल देते हैं और उसको हम लोग डिकम्पोज करने देते हैं, उसको हम लोग लैंडफिल कहते हैं। तो बायोगैस प्लांट को छोड़ के लैंडफिल्स में भी बायोगैस प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, आगे देखो द ऑर्गेनिक मैटर नेचुरली डिकम्पोजेज इनसाइड द लैंडफिल। लैंडफिल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर रहता है वो अपने आप डिकम्पोज कर जाता है। ठीक है, वहां पर कुछ अलग से बैक्टीरिया का जरूरत नहीं पड़ता, वहां पर मौजूद जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया पहले से है उसमें, वही उसको डिकम्पोज कर देते हैं। That is, inside a pit in the land, biogas is produced by the activity of the microbes. यानी कि वहां पर बायोगैस खुद से तैयार होता है। ठीक है, the methanobacterium present in the organic waste decomposes the waste and produce a mixture of gases known as biogas. हम लोग पहले भी पढ़े हैं, जो मिथानोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है यहाँ पर, वो क्या करता है, वो बायोगैस प्रोड्यूस करता है इस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के बाद। ठीक है, देखो this method is gaining acceptance due to the fact that it prevents the explosion caused by the collection of methane inside the landfill and also prevents loss of methane in the atmosphere. ये जो मेथड है, ये जो बायोगैस प्लांट का यूज है या फिर लैंडफिल से जो हम लोग ये बायोगैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकाल लेते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि इसके वजह से मीथेन के जरिए घटने वाला कोई एक्सप्लोजन नहीं होगा, या फिर जो मीथेन प्रोड्यूस होता है ये इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, वो पूरा हम लोगों के काम में लग जाएगा। ठीक है,
द बायोगैस दस प्रोड्यूस इज यूज्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो बायोगैस हमें मिलता है ये किस काम में लगता है? ये बायोगैस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में लग जाता है। ठीक है, देखो यहां पर एक अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि बायोगैस जो है उसमें कौन सा गैस कितने परसेंटेज में हो सकता है। सबसे ज्यादा 50 to 70% होते हैं बायोमीथेन CH4। उसके बाद रहता है कितना? कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर वेपर, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर अमोनिया, और उसके साथ और क्या रहता है? हाइड्रोजन भी रहता है। ठीक है बच्चों, there is a network of interconnected pipes in the landfill to collect the gas produced। ये जो गैस है इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क रहता है, एक पाइप्स का सिस्टम रहता है जो ये गैस को निकाल लेता है लैंडफिल से और बाहर सप्लाई कर देता है। The composition of the gas varies after a certain time interval. After a year, the composition of methane and carbon dioxide is 60% and 40% respectively. एक साल के बाद मीथेन का परसेंटेज 60% हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 40% हो जाता है इस लैंडफिल में। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे, देखो क्या लिखा है। द डंग ऑफ काउज और कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर इज रिच इन दिस बैक्टीरिया। ये जो मिथानोजेंस के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जो मिथानोबैक्टीरिया हम लोगों ने देखा, वो कहां पर मिलता है? गोबर में भर भर के मिलता है, एकदम भरा रहता है गोबर में ये बैक्टीरिया। तो क्या होता है, ये गोबर हम लोग यूज करते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। डंग कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस ऑफन कॉल्ड गोबर गैस। जैसे हम लोगों ने पहले ही देखा, ये जो गोबर होता है, कैटल का डंग होता है, इसको यूज करके गोबर गैस प्रोडक्शन होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे का माइक्रोब्स इज बायो कंट्रोल एजेंट्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे।